गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित धुरस्वामिनी नाटक के दो प्रमुख नारी पात्रों पर चर्चा करेंगे और वे दो प्रमुख नारी पात्र हैं धुरस्वामिनी और कोमा। जैसा कि आपको पता है ये दोनों नाटक के बड़े प्रसिद्ध महिला पात्र हैं, तो इन्हीं पर मैंने कुछ संक्षिप्त बिंदु तैयार की हैं। इन्हीं संक्षिप्त बिंदुओं को केंद्र में रखकर हम इन दोनों नारी पात्रों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धुरस्वामिनी। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, धुरस्वामिनी लिच्छवी राजकुमारी है। वह समुद्रगुप्त को उसकी विजय पर भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है, जिसे हम भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, गुप्त सम्राट, बड़ा महान गुप्त सम्राट था। उसने जो है लिच्छवी राजवंश जो था, जो आपका ये धुरस्वामिनी के पिता थे, इनको हराया था। तो धुरस्वामिनी के पिता ने भेंट स्वरूप अपनी पुत्री को उन्हें दिया था, ये कह करके कि आप अपने पुत्रों में से किसी के साथ भी इसका विवाह कर सकते हैं, ताकि हम आपस में इस तरह के जो है सामाजिक और वैवाहिक संबंध अगर आपस में बना लेंगी दोनों फैमिलीज, तो इससे जो है हमारा साम्राज्य आगे बढ़ेगा और युद्ध की स्थिति दोबारा नहीं आएगी। तो चंद्रगुप्त उसे उसके पिता के घर से लाया था और उससे प्रेम कर बैठा था। धुरस्वामिनी भी उसे चाहती थी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, समुद्रगुप्त ने उसे अपने छोटे पुत्र के लिए उसे चुना था, तो उसे ही लेने उसे भेजा था। तो चंद्रगुप्त जो है उसे धुरस्वामिनी को उसके पिता से अपने घर लेकर के आया था, उसके पिता के वहाँ से। तो दोनों के प्रेम को स्वीकारते हुए समुद्रगुप्त ने उनकी सगाई कर दी थी, जिस कारण वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी। रास्ते में लाते समय जो है चंद्रगुप्त को धुरस्वामिनी से स्नेह हो गया था और उसने जो है उसके सामने अपना प्रणय निवेदन किया था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। और बाद में जो है समुद्रगुप्त ने भी इस प्रणय निवेदन को स्वीकार करते हुए दोनों की सगाई कर दी थी। यदि हम अगले बिंदु की बात करें हैं, तो उसका विवाह राक्षस विधि से छल पूर्वक अयोग्य रामगुप्त से हो जाता है, जिससे वह पूर्ण तरह से असंतुष्ट है। वैसे देखा जाए तो धुरस्वामिनी जो है चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी, लेकिन राक्षस विधि से जबरदस्ती उसका विवाह चंद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त से हो जाता है। रामगुप्त जो है एक अयोग्य, कलील, कायर किस्म का व्यक्तित्व है और जबरदस्ती जो है वो गुप्त सम्राट की गद्दी पर बैठ जाता है अपने अमात्य की सहायता से, और वो राक्षस विधि से बलपूर्वक धुरस्वामिनी से विवाह कर लेता है, जबकि वह वाग्दत्ता होती है चंद्रगुप्त की। अगला देखिए बिंदु, नाटक के आरंभ में धुरस्वामिनी एक विवश नारी के रूप में प्रकट होती है। वह चंद्रगुप्त की सहायता से अपनी समस्याओं से मुक्त होती है। जैसा कि आपने देखा, नाटक के सभी अंकों में धुरस्वामिनी को एक दयनीय स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उसको समस्याग्रस्त उसको दिखाया गया है। उसके जीवन में बहुत सारी कुंठाएं हैं, कलेश हैं, कहीं ना कहीं वो अपमानित महसूस करती है। तो उसके जीवन में जितनी भी कलेश, कुंठाएं होती हैं, नाटक के अंत में आपने देखा है वह चंद्रगुप्त की सहायता से मिलकर अपने जीवन की सारी समस्याओं को हटा देती है, उन समस्याओं को दूर कर देती है। और इस जो कहानी का, इस कथा का जो फल प्राप्त होता है, वो नाटक के अंत में धुरस्वामिनी को प्राप्त होता है। वो चंद्रगुप्त की महारानी बनकर के गुप्त साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं, वह महारानी होते हुए भी सभी अधिकारों से वंचित है। वह एक प्रकार से बंदी रखी गई है, क्योंकि रामगुप्त ने उसके साथ राक्षस विधि से विवाह किया था। तो जो सामाजिक जीवन के अंदर राक्षस विधि से जो विवाह किया जाता है, उसकी स्वीकारोक्ति नहीं होती है। वह परिवार और सामाजिक दोनों दृष्टि से ही जो है सही नहीं माना जाता है। तो ऐसा दाम्पत्य जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। इसलिए धुरस्वामिनी जो है रामगुप्त को उसके राक्षस विधि से विवाह करने के कारण पसंद नहीं करती थी, वो उससे घृणा करती थी, और वैसे भी जो है वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। तो ये कारण भी था दोनों के बीच में। यदि हम अगले उसकी बात करते हैं, तो रामगुप्त जो है वो कायर, मद्यप और भीरू है। उस रामगुप्त से विवाह होने के कारण वह सदा पति द्वारा अपमानित होती रहती थी, क्योंकि रामगुप्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड्स में भी, कि रामगुप्त गुप्त साम्राज्य पर एक प्रकार से कलंक है। उसकी कोई निर्णय शक्ति नहीं है, उसमें कोई विवेक नहीं है, वो दूरदर्शी नहीं है। वो केवल अपने अमात्य शिखर स्वामी के बल पर ही अपनी गद्दी चला रहा है। तो वो राक्षस विधि से जो धुरस्वामिनी से विवाह करता है, तो एक प्रकार से धुरस्वामिनी को बंदी बना करके रखता है, उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि धुरस्वामिनी का अनुराग कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त से है, और क्योंकि ये चंद्रगुप्त की ही वाग्दत्ता है, मैंने इससे राक्षस विधि से विवाह किया है। तो कहीं ना कहीं उसको शक रहता है कि चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी के बीच में किसी न किसी प्रकार का अनुराग है, इनके बीच में किसी न किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है जिससे वो सदैव चिढ़ा रहता है और अपमान दृष्टि से जो है अपमानित करता रहता है सदैव धुरस्वामिनी को। धुरस्वामिनी भी इस चीज़ को झेलती रहती है।
वह पति परायण नारी है, वह अपने पति के पांव पड़कर अपने नारीत्व की रक्षा की उससे भीख भी मांगती है। जब रामगुप्त ये स्वीकार कर लेता है कि वह शकराज को ध्रुव स्वामिनी को सौंप देगा, इस बात का वो विरोध नहीं करेगा, इसके लिए वो युद्ध नहीं करेगा, तब वह उसको जो है पति प्रायणा नारी होने के नाते उसको अपना कर्तव्य बोध याद दिलाती है और उसको कहती है, चाहे मैं भले आपसे बातचीत ना करती हूँ, आपसे घृणा करती हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से जो है पतिता नहीं हूँ, मैं पति प्रायणा नारी हूँ और मैं आपके पैर पकड़ करके आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे सम्मान की रक्षा करें। लेकिन कली, डरपोक, कायर, भीरू रामगुप्त इस और कोई ध्यान नहीं देता है। वह आत्मसम्मान की रक्षा करना जानती है। जब रामगुप्त उसकी प्रार्थना स्वीकार कर देता है तो वैसे निर्लज, मद्यप, कलीब कर उसे उसका कर्तव्य बोध याद दिलाती है और उसे बताने का प्रयास करती है कि नारी का अपमान करना जो है पुरुष को भारी पड़ता है। नारी का जब पुरुष के द्वारा अपमान किया जाता है तब जो है समाज और राष्ट्र के अंदर किसी न किसी प्रकार का विद्रोह होता है और कहीं ना कहीं जो है राजा को कष्टों का सामना करना पड़ता है। और नाटक के तीसरे अंक में आपने देखा भी, ध्रुवस्वामिनी का अपमान करने के कारण ही जो है शकराज का वध हो जाता है, ध्रुवस्वामिनी का अपमान करने के कारण ही रामगुप्त का भी वध हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, ध्रुवस्वामिनी एक तर्कशील नारी है। नाटक में वह अनेक स्थलों पर अपने तर्कशील होने का प्रमाण देती है। तो ध्रुवस्वामिनी एक तर्कशीला नारी है, उसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है। वो कोई भी बात जब गलत होती है तो उसको शास्त्रीय सम्मत आधार पर जो है तर्कशीला होने के नाते जो है अनेक तर्क प्रस्तुत करके जो है सही बात को सही ठहराने का प्रयास करती है और गलत बात को गलत ठहराने का प्रयास करती है। नाटक में कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिला है कि ध्रुवस्वामिनी एक तर्कशीला नारी है, बुद्धिमती नारी है, निर्णय क्षमता उसके अंदर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसके कारण वास्तव में उस नाटक की नायिका कहलाने के योग्य है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो वह चंद्रगुप्त की प्रेरक बनकर उसे अन्याय का विरोध करने को कहती है और बेड़ियों को तोड़कर प्रतिवाद करने को कहती है। नाटक में आपने देखा होगा जब चंद्रगुप्त को दोबारा से एक बार रामगुप्त के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया जाता है तब वह चंद्रगुप्त को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कुमार, तुम्हें इन बेड़ियों को, ये जिन लोहे की बेड़ियों में तुम्हें जकड़ा हुआ है, इन बेड़ियों को तोड़ करके तुम्हें प्रतिवाद करना चाहिए, इस अन्याय का विरोध करना चाहिए। हर बार तुम ही नज़रबंद क्यों होते हो, हर बार तुम ही बंदी क्यों होते हो, तुम्हारा क्या दोष है, तुम्हारा भाई सदियों से तुम पे जो है अन्याय करता आ रहा है, आज भी इसने अन्याय किया है। इसलिए वो उसको प्रेरित करती हुई कहती है कि तुम इस अन्याय का विरोध करो, प्रतिवाद करो, इन बेड़ियों को तोड़ करके इस कलीब कायर पुरुष से युद्ध करो। अगला बिंदु देखिए आप, ध्रुवस्वामिनी का हृदय एक सच्ची प्रेयसी का हृदय है, उसका चंद्रगुप्त के प्रति सहज अनुराग है। वो कहीं ना कहीं जो है चंद्रगुप्त को पसंद करती है, लेकिन उसने अपने कभी भी जो है अपने स्त्रीत्व का अपमान नहीं किया, कभी उसने जो है अपनी पति प्रायणा विषय से संबंधित जो भी उसके जीवन की जिम्मेदारियां हैं उनसे उसने कभी भी धोखा नहीं किया। लेकिन फिर भी नाटक में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कुमार चंद्रगुप्त उसके प्रकार से उसके स्त्रीत्व की रक्षा करता है, उसके स्वाभिमान की रक्षा करता है, तो स्वाभाविक बात है कि स्त्री का पुरुष के प्रति अनुराग होना स्वाभाविक होता है। तो ऐसी स्थितियों में जो है ध्रुवस्वामिनी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त को लेकर के अनुरक्त होती है और उसका प्रयास रहता है कि वो रामगुप्त से मोक्ष लेकर के चंद्रगुप्त की प्रेयसी बन के उससे विवाह करें। तो ये परिस्थितियाँ बस ये निर्णय किए जाते हैं, अन्यथा जो है ध्रुवस्वामिनी एक प्रकार से पति प्रायणा नारी है, वो भारतीय नारी का कहीं ना कहीं आदर्श रूप इस नाटक में प्रस्तुत करती है। तो यदि हम बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी अपनी योग्यता के आधार पर चंद्रगुप्त को प्रेरित कर इस कथा के फल को प्राप्त करती है। इस कथा का फल क्या है? तीसरे नाटक के तीसरे अंक में आपने देखा होगा जब रामगुप्त की हत्या हो जाती है और सामंत कुमार ध्रुव देवी की जय हो, महारानी की जय हो, ठीक है, महाराज की जय हो, इस प्रकार करते हुए जो है वो चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा देते हैं और ध्रुवस्वामिनी का मोक्ष की आज्ञा उस जो है मंत्री परिषद ने दे ही दी थी। तो एक प्रकार से जो है वो रामगुप्त से उसका तलाक हो ही गया था और वो जो है दोबारा से जो है, क्योंकि उसका वागदान चंद्रगुप्त के साथ ही हुआ था, तो वो दोबारा से चंद्रगुप्त के साथ विवाहिता होकर के महारानी बन करके इस कहानी के अंत में, इस नाटक के अंत में जो है प्रतिष्ठित होती है महारानी के पद पर। तो इस प्रकार से जो कहानी का जो फल है वो नाटक के तीसरे अंक में ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त होता है। जिसके योग्य वो थी उसको यह फल दिया जाना जरूरी था। यदि हम दूसरे मुख्य पात्र की बात करते हैं तो वह है कोमा। जैसा कि आपको पता है कोमा का आगमन नाटक के द्वितीय अंक में होता है। वह नाटक की काल्पनिक पात्र है। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक में कई काल्पनिक पात्रों की रचना करके इस नाटक को विकास देने का प्रयास किया है। इसमें कोमा भी एक प्रमुख नारी पात्र है जो सरल हृदय है, कहीं ना कहीं जो है उसमें समर्पण का भाव है
और कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ी ही कोमल हृदय वाली नारी है। इस नाटक में हमने ऐसा देखने को कई स्थानों पर हमें ऐसा देखने को मिला, जिससे जो है कोमा की कोमलता के बारे में पता चलता है, उसकी सहृदयता के बारे में पता चलता है। वह आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री है तथा शकराज की प्रेयसी है। आचार्य मिहिर देव जो हैं वो शकराज के एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु हैं, उसके पुरोहित हैं। उसको समय समय पर जो है धर्म से संबंधित आध्यात्मिक बातें बता करके उसका दिशा निर्देश करते हैं। और जो ये कोमा है उन्हीं की पालिता पुत्री है, अर्थात उन्होंने ही जो है उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा किया था। वास्तव में उसके पिता नहीं थे, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उन्हें ही अपना पिता मानती है और कहीं ना कहीं मिहिर देव भी उन्हें अपनी पुत्री के रूप में देखते हैं। और वो शकराज की प्रेयसी भी है, उसकी मंगेतर भी है, उसका उसके साथ विवाह होना निश्चित है। अगला देखिए, उसका चरित्र नाटक में सबसे कोमल, स्नेहमयी और प्रेम पुजारिणी शक कन्या का है। जैसा कि आपको पता है कोमा भी, क्योंकि वो शकराज से विवाह करना चाहती है, शकराज की प्रेयसी है, तो वो भी एक शक कन्या है। उसका जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ है। वो शकराज से प्रेम करती है, वो शकराज से विवाह करना चाहती है, वो शकराज का मार्गदर्शन करती है, उसे नारी का अपमान करने से रोकती है। तो ये सारे के सारे सद्गुण कहीं ना कहीं इस महिला पात्र में हमको देखने को मिलते हैं। कोमा को प्रकृति से अतिशय प्रेम है। नाटक में उसका प्रवेश ही प्रकृति के मनोरम वातावरण में होता है। जैसा कि आपने देखा होगा दूसरे अंक में जब कोमा का प्रवेश होता है तो चारों तरफ प्राकृतिक छटा बिछी हुई है, वो पौधों की कटाई करती है, पौधों में पानी देती है और गीत गुनगुनाते हुए जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रकृति के प्रति प्रेम है। और जो व्यक्ति जीवन में प्रकृति से जुड़ा होता है, प्रकृति से प्रेम करता है, उसके जीवन में संवेदना भी ज़्यादा होती है, उसके हृदय में कोमलता भी ज़्यादा होती है। और इस तरह के भाव जो है हमें कोमा इस काल्पनिक पात्र में भी नाटक में देखने को मिलते हैं। उसका हृदय प्रेम से पुलकित है, वह जीवन के लिए प्रेम को आवश्यक मानती है। कोमा के जीवन में प्रेम का महत्व है। इसी प्रेम के महत्व को समझाती हुए बार बार शकराज का मार्गदर्शन करती है कि आपको इस तरह का गलत कार्य नहीं करना चाहिए। एक नारी के सम्मान को कुचल करके आपका राष्ट्र कभी जीवित नहीं रह पाएगा। आप कभी जो है इससे आप कहीं ना कहीं आपका विनाश होगा, आपको कभी इससे जो है प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तो ये सारे उसके अंदर गुण हैं। वो बताना चाहती है कि जीवन में प्रेम का महत्व है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। इस अपने इस जीवन को इस प्रकार से बर्बाद मत कीजिए। किसी दूसरे की पत्नी को अपने राज्य में बुला करके आप उसके साथ विवाह करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसका अपमान करेंगे, ये प्रेम का भी निरादर है। इस प्रकार की बातें कह करके वो शकराज की कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी करती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करो तो वह यौवन तेरी चंचल छाया गीत गाकर अपने प्रेमी हृदय को व्यक्त करती है। जैसा कि आपको पता है इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में 4 गीत गाए गए हैं। तो 4 गीतों में से एक गीत जो है कोमा ने भी गाया है, एक गीत नर्तकियों ने गाया है और 2 गीत जो है मंदाकिनी ने गाए हैं। तो जो गीत कोमा ने गाया है उस गीत के जो बोल हैं, यौवन तेरी चंचल छाया, ये गीत कहीं ना कहीं जो है उसके मनोभावों को प्रकट करता है, जिसमें वो प्रेम के महत्व को दर्शाना चाहती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो कोमा शकराज से प्रेम करती है, उसका प्रेम सच्चा तथा निस्वार्थ है। नाटक के 3रे अंक में शकराज का शव मांगना उसके प्रेम की पराकाष्ठा है। देखिए कोमा ने जो है नाटक के 2रे अंक से लेकर के नाटक की समाप्ति तक कहीं ना कहीं उसका शकराज से अनुराग है, शकराज के प्रति जो है उसका सच्चा और समर्पित प्रेम है। नाटक के 3रे अंक में जब आपने देखा होगा कि वो शकराज के शव को मांगने के लिए ध्रुव स्वामिनी से याचना करती है और वो शकराज के शव के साथ कहीं ना कहीं सती हो जाना चाहती है, तो नाटककार यहाँ पर जो है इस समस्या को बिठाता है कि क्या ऐसे पुरुष के साथ नारी का सती होना सही है, जो पुरुष कहीं ना कहीं उसके प्रेम को ठुकराता है, कहीं ना कहीं उसके प्रेम का अनादर करता है। तो इस प्रकार से कोमा जो है अपने आप में उसकी प्रेम की पराकाष्ठा उस समय देखने को मिलती है जब शकराज के द्वारा एक प्रकार से उसको ठुकरा दिया जाता है। ध्रुव स्वामिनी से शकराज विवाह करना चाहता है, प्रेमा को जो है एक प्रकार से बिसरा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके शव के साथ भी उसका कहीं ना कहीं प्रेम है, कहीं ना कहीं उससे उसके जुड़ाव है, जो उसके शव को जो है वो सम्मानित तरीके से उसका संस्कार करना चाहती है, इसके साथ सती होना चाहती है। तो एक सच्चे प्रेमिका की, सच्चे प्रेयसी की यही पहचान है कि जीवन की कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए वो साथ नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे कोमा भी ऐसा ही चरित्र इस कहानी के अंदर, इस नाटक के अंदर जो है उभर करके आया है। कोमा एक चतुर, दार्शनिक तथा तर्कशील युवती है। उसका मानना है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, अपितु मानव स्वयं ही इनका जाल बुनता है।
जब शकराज उनसे कहता है कि मैं प्रश्नों की श्रृंखला में उलझा हुआ हूँ, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, सदियों से जो है इस प्रतिशोध की आग में मैं जल रहा हूँ, मेरा बड़ा भारी अपमान हुआ था, तब कोमा उसकी काउंसलिंग करती है, उसको बताती है कि नारी को प्रतिशोध का आधार बना करके प्रतिशोध लेना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। और जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है, वो प्रश्न जो है हमारे जीवन में अपने आप ही नहीं आते हैं, हम ही उन प्रश्नों का जाल बुनते हैं, हम ही किसी प्रश्न को खड़ा करते हैं, हम ही किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए, आप पुरानी बातों को भूल करके एक नई शुरुआत कीजिए और नारी सम्मान को कुचलने का आपके अंदर जो भाव है उस भाव को छोड़ दीजिए और सही जीवन जीजिए। तो इस प्रकार से जो है कोमा कहीं ना कहीं उसकी आध्यात्मिक काउंसलिंग करके उसको सही रास्ते पर लाना चाहती है, उसके जीवन को बचाना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह के निंदित कार्य अंत में स्वयं के ही विनाश का कारण बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है शकराज को यही बात बताना चाहती है कि प्रश्न अपने आप नहीं आते हैं, मनुष्य स्वयं ही उन प्रश्नों के जाल में उलझता है और उन प्रश्नों को खड़ा करता है। यदि हम बात करें तो कोमा युद्ध तथा उपद्रवों के पक्ष में नहीं है, वे जानती है कि युद्ध में हमेशा मानवता की हार होती है, इसलिए वह शकराज को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोमा एक सरल हृदया नारी है, उसके हृदय में प्रेम है, वो प्रेम के महत्व को जानती है, उसके हृदय में प्रकृति का वास है, प्रकृति से लगाव है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी युद्ध की स्थितियां नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी उपद्रव नहीं करना चाहता है, क्योंकि जितने भी जीवन में युद्ध की परिस्थितियां होती हैं, उपद्रव की परिस्थितियां होती हैं, ये मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। और कोमा ऐसा नहीं चाहती कि शकराज विनाश को प्राप्त हो, उसका इतना बड़ा साम्राज्य जो है विनाश को प्राप्त हो, उस पर और कोई राज्य करे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके हृदय की एक तरह से उसकी गहराई में छिपी हुई बातें हैं, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रवृत्ति है। और वो चाहती है कि किसी भी तरह से जो है शकराज को बुरा कार्य करने से रोका जाए, इस युद्ध की स्थिति को टाल दिया जाए। जो है संधि प्रस्ताव शकराज ने भेजा है उस पर दोबारा से विचार करके जो है शकराज नए सिरे से कोई ऐसा संधि प्रस्ताव भेजे जिससे ध्रुवस्वामिनी अपमानित होने से बच जाए और यह भी जो है एक नारी का अपमान करने के पाप से बच जाए। तो ये सारी बातें उसके कोमा के हृदय में वास करती है। इस कारण वो सच्ची एक मानवी के रूप में इस नाटक में प्रकट होती है। कोमा नारी मर्यादा की रक्षक है, वह शकराज को ध्रुवस्वामिनी को आधार बनाकर प्रतिशोध लेना निंदनीय बताती है। उसका मानना है कि भारतीय संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं नारी के सम्मान से जुड़ी है, नारी का सम्मान करती है। वेदों के अंदर भी नारी का सम्मान किया गया है। नारी शक्ति अपने आप में जो है एक प्रकार से समाज की एक ऐसी धुरी है जिससे समाज आगे बढ़ता है। तो जिस भी समाज में, जिस भी राष्ट्र में या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब जब नारी का अपमान किया जाता है तब तब ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र निस्संदेह विनाश को प्राप्त होता है। कोमा के चरित्र में हमें प्राचीन आदर्श भारतीय नारी के दर्शन होते हैं। उसका शील, उसकी लज्जा, उसका संकोच, उसका गौरव है। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है प्राचीन आदर्श नारी का जो चरित्र होता है, नारी के जो गुण होते हैं वो कोमा में देखने को मिलते हैं। वो समर्पिता प्रेमिका है, उसके हृदय में प्रेम है, वो समाज में समन्वय की भावना चाहती है। ये सारे के सारे जो एक प्राचीन भारतीय आदर्श नारी में, जिसकी वजह से संस्कृत के अंदर आपने ये उक्ति सुनी होगी, पंक्ति सुनी होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे संस्कृत वाङ्मय में नारी के सम्मान में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है कोमा के अंदर ऐसे सद्गुण थे जो प्राचीन भारतीय नारी का वो प्रतिनिधित्व करती है। उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर समन्वय का भाव है, वो सबको जोड़ना चाहती है, वो किसी का अपमान नहीं करना चाहती, वो युद्ध की स्थितियों को टालना चाहती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रसाद जी ने कोमा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जो इस नाटक की जो है दूसरी प्रमुख पात्र है। ध्रुवस्वामिनी के बाद यदि किसी स्त्री की चर्चा की जानी चाहिए, किसी प्रमुख महिला पात्र के बारे में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है, तो वो निस्संदेह कोमा ही है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो वह हर संभव प्रयास करके शकराज को कुमार्ग पर जाने से रोकती है। वह उसे नारी सम्मान को कुचलना मानवीय अपराध बताती है। हर बार बार उसको मना करती है कि आप ध्रुवस्वामिनी का अपमान ना करें। उसको बार बार मना करती है कि आपने जो ये अमर्यादित संधि प्रस्ताव भेजा है इस पर आप विचार कर लें, ये किसी भी प्रकार से जो है आपका मर्यादित आचरण नहीं है, आप इस प्रकार से ना करें, ये आपकी कीर्ति में कलंक लगाएगा। बार बार उसको समझा करके उसका मार्गदर्शन करना चाहती है, उसको पाप से बचाना चाहती है, उसको जो है उसके साम्राज्य को नष्ट होने से बचाना चाहती है, उसको जो है कलंक से बचाना चाहती है। लेकिन शकराज भी कहीं ना कहीं दुष्ट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो इतनी समर्पिता प्रेयसी की बात ना सुन करके जो है अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण देता है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोमा नाटक की दूसरी प्रमुख नारी पात्रा है। उसके व्यक्तित्व में कोमलता और दार्शनिकता का समन्वय है। तो यदि हम कोमा के चरित्र की बात करें तो उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में कोमलता का और दार्शनिकता का समन्वय है। स्थान स्थान पर नाटक में आपने देखा होगा उसने अपने दार्शनिक मंतव्यों से, अपने दार्शनिक विचारों से शकराद को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो उसके आध्यात्मिक गुरु मिहिर देव की पोषिता कन्या है। तो कहीं ना कहीं मिहिर देव के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कोमा पर पड़ा है, कहीं ना कहीं उनकी आध्यात्मिकता का प्रभाव भी कोमा पर पड़ा है, और वही आध्यात्मिकता का प्रभाव समन्वय के रूप में एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ धुरस्वामिनी नाटक की ये दो प्रमुख नारी पात्रा, धुरस्वामिनी और कोमा, दो प्रमुख नारी पात्र हैं। इनके बिना मैं समझता हूँ कि यदि हम इनकी चर्चा नहीं करते हैं तो समझिए हमने नाटक की सही चर्चा नहीं की, हमने नाटक को सही तरीके से नहीं समझा। परीक्षा की दृष्टि से दोनों का चरित्र चित्रण अति उपयोगी है। किसी का भी चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको ये बिंदु ध्यान में रहेंगे तो आप इनका डिस्क्रिप्शन पेपर में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो, जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया, एक प्लॉट तैयार करके, एक छोटी सी कहानी बना करके, एक व्यक्तित्व चित्रण बता करके आपको जो समझाने का प्रयास किया है वह मैं आपको सरलता से समझा पाया हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।